हेलो बच्चों, मैं श्रीमती ऋतु अरोरा, आपके नागरिक शास्त्र की अध्यापिका। आपके सामने नागरिक शास्त्र कक्षा 11 खंड क का सेकंड चैप्टर, जो पिछले लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था, वो आगे कंटिन्यू करने के लिए उपस्थित हूँ। पिछले लेक्चर में भारतीय संविधान में अधिकार यानी राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस चैप्टर को मैंने शुरू किया था और मैंने बताया था कि मूल अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या है। वे अधिकार जो मानव के लिए मौलिक तथा आवश्यक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, मूल अधिकार कहलाते हैं। वे अधिकार जो मानव के लिए मौलिक तथा आवश्यक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, वे मूल अधिकार कहलाते हैं। और भारत के संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। मैंने ये भी आपको बताया था बच्चों, जब संविधान लिखा गया था तो 7 मूल अधिकार प्राप्त थे। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। बाद में 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया गया और अब नागरिकों को केवल 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। और किसी भी प्रजातांत्रिक देश में नागरिकों को अधिकारों की प्राप्ति होना अनिवार्य होता है। और विश्व में जितने भी लिखित संविधान हैं, उसमें किसी न किसी रूप में मौलिक अधिकारों की घोषणा अवश्य की गई है। इसके बाद मैंने मौलिक अधिकारों का महत्व बताया था और ये कहा था कि जो 6 मूल अधिकार अब हमें प्राप्त हैं, अब हम लोग इन मूल अधिकारों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज हम पहला मूल अधिकार, समानता का अधिकार। समानता या समता दोनों एक ही शब्द हैं बच्चों, चाहे उसको हम समानता कहें चाहे समता कहें, दोनों का तात्पर्य बिल्कुल एक। हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है और समानता लोकतंत्र का एक प्रमुख सिद्धांत है, क्योंकि समानता के अभाव में वास्तविक रूप से लोकतंत्रात्मक शासन की स्थापना संभव ही नहीं हो सकती, या कह लीजिए पूर्णतः असंभव है। तो इसलिए लोकतंत्रात्मक शासन की स्थापना के लिए, चूंकि भारत में बच्चों लोकतंत्र ही है, तो भारत में लोकतंत्रात्मक शासन की पूरी तरीके से स्थापना के लिए भारतीय संविधान में समानता संबंधी अधिकारों का विस्तृत विवेचन किया गया है। कौन कौन से हैं समानता संबंधी अधिकार, आगे हम लोग जानते हैं। पहला है कानून के सम्मुख समानता। कानून तो बच्चों आप सभी जानते हैं, तो कानून के सम्मुख समानता, सम्मुख मतलब सामने, यानी कानून के सम्मुख सभी व्यक्ति समान हैं। शब्द से जो समझ में आ रहा है बच्चों, जो लिखा है उससे जो समझ में आ रहा है वो तुरंत समझ में आ जा रहा है कि कानून के सम्मुख सभी व्यक्ति समान हैं। निर्धन धनी, जात पात, ऊंच नीच, किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं किया जाएगा। संविधान के 14वें अनुच्छेद में भारतीय राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के सम्मुख समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कानून के सम्मुख समानता हमने ब्रिटिश विधि से प्राप्त की थी, यानी ब्रिटिश विधि की ही ये देन है कि कानून के सम्मुख समानता हमने प्राप्त की है। यह विधि के शासन की अभिव्यक्ति है, रूल ऑफ लॉ की अभिव्यक्ति है। विधि मतलब होता है कानून, कानून के शासन की अभिव्यक्ति है, विधि के शासन की अभिव्यक्ति।
यह समानता के नकारात्मक पक्ष को प्रकट करता है। कानून का समान संरक्षण वाक्य अमेरिका से लिया गया है। इसका अर्थ है समानों में समानता से लगाया जाता है। यह समानता के सकारात्मक पक्ष को प्रकट करता है। इस वाक्य का तात्पर्य है कि यदि कानून कर लगाने के संबंध में, धनी निर्धन में, या सुविधाएं प्रदान करने में, स्त्री पुरुष में, या किसी भी निर्णय में स्त्री पुरुष, धनी निर्धन, ऊंच नीच में भेद करता है, तो इसे कानून के सम्मुख समानता का उल्लंघन कहा जा सकता है। इसलिए कानून के सम्मुख सभी समान हैं और कानून किसी भी प्रकार से किसी ऊंच नीच भेदभाव नहीं करेगा। दूसरे प्रकार की समानता, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के भेदभाव का अंत। संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, जाति, लिंग, ये तो सब समझते हैं ना, जो धर्म यानी आपने हिंदू धर्म अपनाया, आपने मुस्लिम धर्म अपनाया, सिख धर्म अपनाया, तो धर्म के आधार पर कोई भी भेद नहीं है। लिंग यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। इस प्रकार जाति, किस जाति से आप संबंधित हैं, किस जन्म स्थान में आपने जन्म लिया है, उत्तर भारत के हैं कि दक्षिण भारत के हैं कि पूर्व के हैं कि पश्चिम में हैं, इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इस अधिकार का आशय यह है कि केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। कोई भी नागरिक इन आधारों पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, मनोरंजन के स्थान या सरकार के द्वारा स्थापित किए गए कुएं, तालाब, सड़क या सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग करने से वंचित नहीं किया जा सकता है। अर्थात प्रत्येक नागरिक इन स्थानों का समान रूप से उपयोग कर सकता है। तीसरा है सरकारी सेवाओं के विषय में अवसर की समानता। सरकारी सेवा बच्चों, जो सरकार की और सरकारी नौकरी करते हैं, वो सरकारी सेवा करते हैं। तो सरकारी सेवा में चाहे हम रेलवे में करें, चाहे हम किसी भी डिपार्टमेंट में करें, तो वो सरकारी सेवा के अंतर्गत आता है। अभी हमने बताया कि 14वें अनुच्छेद में कानून के सम्मुख समानता का वर्णन किया गया है। 15वें अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के भेदभाव का अंत करने के संबंध में वर्णन किया गया। अब अनुच्छेद 16 में सरकारी सेवाओं के विषय में अवसर की समानता से संबंधित विवरण दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार केवल धर्म, जाति, वर्ण आदि के आधार पर राज्य के अंतर्गत किसी रोजगार, नियुक्ति और किसी उच्च पद प्राप्त करने के संबंध में किसी नागरिक के साथ भेदभावपूर्ण नीति का उपयोग नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी सेवा को प्राप्त कर सकता है, बशर्ते हम उस सेवा के योग्य हों, हम उसकी क्वालिफिकेशन, योग्यता रखते हों। अगर हम योग्यता रखते हैं, हमने कंपटीशन कंप्लीट कर लिया है, तो हम उस सरकारी सेवा को प्राप्त कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इस अधिकार के अंतर्गत भारत का प्रत्येक नागरिक राज्य का उच्च पद प्राप्त कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, कहीं का भी देश में कहीं का भी रहने वाला हो, वो उच्च पद प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 14, 15, 16 हो गया। अब बच्चों अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत, इसका वर्णन किया गया। अस्पृश्यता स्पर्श से बना बच्चों। स्पर्श मतलब होता है छूना। अस्पर्श यानी छुआछूत की भावना, इसको छुआ जाए, इसको ना छुआ जाए, ये हमारे देश की एक बहुत ही प्राचीन धारणा रही है, जो कि पूर्णतः गलत है। लेकिन हमारे देश में आज भी इस भावना को विशेष रूप से ग्रामीण या पिछड़े क्षेत्रों में माना जाता है।
तो संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का पूर्णतः अंत कर दिया गया है और 1955 में ही भारत सरकार ने इसको एक अपराध घोषित कर दिया गया है, यानी अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में बना दिया गया। सन 1976 में इस अधिनियम का नाम संशोधित कर दिया, बदल दिया गया और क्या रख दिया गया, सिविल अधिकार अधिनियम 1955 रख दिया। तो अस्पृश्यता के अंत के अधिकार के अंतर्गत किसी नागरिक को अस्पृश्यता के आधार पर किसी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकेगा। जो व्यक्ति ऐसा करने का प्रयत्न करेगा, राज्य की ओर से उसे दंडित किया जाएगा। इसके साथ ही अछूत जातियों अथवा पिछड़ी जातियों की उन्नति के लिए संविधान ने अनेक प्रकार की विशेष सुविधाएं भी प्रदान की हैं। जैसे उनके लिए सरकारी सेवाओं में पदों के लिए स्थान आरक्षित हैं, उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने की छूट दी गई है और सरकार की ओर से इन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। समानता के अधिकार में 5वां पॉइंट जो है, उपाधियों का। बच्चों पहले ना बड़ी बड़ी उपाधियां दी जाती थी, किसी को सर की उपाधि प्रदान की जाती थी, किसी को लोकमान्य की उपाधि, इस तरह बड़ी बड़ी उपाधियां दे दी जाती थी, विशेष रूप से अंग्रेजों के जमाने में। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 18 में इस प्रकार की उपाधियों का अंत करने की बात कही गई। संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार उपाधियां समानता के मार्ग में बाधक होती हैं। भाई हम इसको किसी व्यक्ति को उपाधि दे रहे हैं, यानी उसको विशेष दर्जा दे रहे हैं। तो विशेष दर्जा, जब सभी व्यक्ति समान, तो किसी को विशेष दर्जा क्यों दिया जाए? तो केवल सेना और शिक्षा संबंधी उपाधियों के अंतर्गत आप डिग्री प्राप्त करती हैं, उपाधि प्राप्त करती हैं कि आपने हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया, वो डिग्री अलग है, उसमें हम विशेष दर्जा नहीं दे रहे। इसी तरह सेना में दिया जाता है। इन दो को छोड़ करके बाकी सभी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया जो ब्रिटिश शासन काल में प्रदान की जाती थी। जैसा मैंने पहले भी बोला, अंग्रेज इस प्रकार की उपाधियां बहुत अधिक देते थे क्योंकि उनकी नीति ही थी बच्चों, फूट डालो और राज करो की नीति। संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कोई भी भारतीय किसी विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार की उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता, किंतु विदेशी जो भारत सरकार के अधीन सेवा में हो वह केवल राष्ट्रपति की अनुमति से ही किसी विदेशी राज्य की उपाधि ग्रहण कर सकता है। लेकिन बच्चों इस संविधान में कुछ अपवाद भी पाए जाते हैं। संविधान में यह भी उल्लेख किया गया है कि जितनी प्रकार की 5 प्रकार की समानता बताएं कि इन अधिकारों का उपयोग नागरिक पूर्ण निरपेक्षता के साथ नहीं कर सकते, उसकी कुछ सीमाएं हैं। यानी राज्य निम्नलिखित दशाओं में इन अधिकारों की उपेक्षा कर सकेगा। अगर राज्य ये समझे कि स्त्रियां और बच्चे सुरक्षित नहीं हैं तो उनके लिए कुछ विशेष नियम बना सकता है। सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश के लिए स्त्रियों और दलित वर्गों को विशेष सुविधाएं देने के लिए कानून बना सकता है, तब समानता लागू नहीं होगी। समाज के कुछ वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में स्थान सुरक्षित किए जा सकते हैं और बच्चों ऐसा आज हो भी रहा है, समाज के कुछ वर्गों के लिए स्थान सुरक्षित हैं। संविधान द्वारा राज्य को यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि यदि वह चाहे तो किसी पद के लिए निवास अथवा स्थान संबंधी योग्यता को निर्धारित कर सकता है। राज्य सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से दलित वर्ग या पिछड़े वर्गों के लिए विशेष नियम लागू कर सकता है। ऐसा क्यों कर सकता है बच्चों? ये अपवाद क्यों है? ताकि समाज में सभी व्यक्तियों का समान विकास हो, कोई वर्ग पिछड़ा ना हो, समाज के सभी वर्ग समान रूप से विकसित हो सकें।
तो समानता का अधिकार बहुत ही व्यापक अधिकार है। मूल अधिकार के रूप में समानता के अधिकार का व्यापक महत्व है, विशेष करके जो अस्पृश्यता का उन्मूलन ये संविधान की एक अमूल्य देन है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया जाए। यह हमारे संविधान की एक अमूल्य देन है, क्योंकि प्राकृतिक नियमों के अनुसार भी मनुष्य मनुष्य के मध्य अंतर करना न्याय की मूल अवधारणा का विरोध करना है। इसलिए समानता किसी भी देश में भली प्रकार से लागू होनी चाहिए। अगर समानता नहीं है देश में, तो देश का सर्वांगीण विकास संभव नहीं। इसलिए हमारे देश के संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता यानी समता के अधिकार का उल्लेख किया गया है और नागरिकों को यह अधिकार प्रदान किया गया है। ये तो था बच्चों पहला अधिकार, समता का अधिकार या समानता का अधिकार। नेक्स्ट वीडियो में कल हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। 6 अधिकार प्राप्त हैं, तो 6 अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने जाना समानता का अधिकार। इसके अंतर्गत 5 प्रमुख बिंदुओं का अध्ययन किया। कानून के सम्मुख समानता, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के भेदभाव का अंत, सरकारी सेवाओं के विषय में अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत। और मैंने ये भी बताया कि अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम 1955 में भारत सरकार द्वारा पारित किया गया, यानी कानून बना दिया गया, और सन 1976 में इस अधिनियम का संशोधित नाम यानी नाम बदल दिया गया, सिविल अधिकार अधिनियम 1955 रख दिया गया। तो बच्चों आज इतना समझाया, इस पर आधारित कुछ प्रश्न। पहला, समानता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? दूसरा, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? और तीसरा, भारतीय संविधान में वर्णित समानता के अधिकार का वर्णन कीजिए। जो तीसरा प्रश्न है आपका विस्तृत प्रश्न के अंतर्गत आ जाएगा बच्चों, लेकिन केवल मैंने पूछा है समानता के अधिकार का वर्णन कीजिए, तो लेकिन इसका प्रश्न का प्रारंभ आप कैसे करेंगे बच्चों? प्रारंभ में आप ये बताएंगे कि भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने अधिकार प्राप्त हैं, नाम लिखेंगे और उसके बाद समानता के अधिकार का वर्णन करेंगे। एकदम से समानता के अधिकार का वर्णन करना प्रारंभ नहीं करेंगी। पहले कितने अधिकार प्राप्त हैं, फिर उसके बाद मूल अधिकार किसे कहते हैं, कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, और तत्पश्चात आप समानता के अधिकार का वर्णन करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दूसरा प्रमुख अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद बाकी अधिकार छोटे छोटे हैं। ये 2 मेन अधिकार हैं जो विस्तार से आपके इसमें दिए गए हैं, जिसका विस्तार से अध्ययन करना। उसके बाद एक दिन में 2 या 3 अधिकार हम लोग पढ़ लेंगे। तो बच्चों आज इतना ही। ध्यान से पढ़िएगा, ये विस्तृत प्रश्न के रूप में एग्जाम में अवश्य आता है बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों।